नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर और मैं हूं आपके साथ आपका हंजुबान संजीव चौहान। आज हमारे खास मेहमान होंगे मनीष मेहता, वरिष्ठ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हैं, ओंटारियो कनाडा यानी कि समंदर पार से। मनीष जी, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। नमस्कार संजीव जी। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोबारा से कनाडा से। मनीष जी, शुक्रिया, बहुत दूर बैठे हैं और दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टरी करने के बाद कनाडा में गए तो फिर पुलिस की भी नौकरी से ऊपर वकालत शुरू करी। मतलब आपका कहीं ना कहीं कानून, क्राइम, क्रिमिनल इनसे ही पाला आपकी जिंदगी में पड़ा रहता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप बड़े संतुलित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 2 दशक से ज्यादा आपको कनाडा में हो चुका है। आज बात करेंगे कनाडा ने भारत के टॉप के नंबर 1 गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी और उसके गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। क्या है ये सब? भारत के तो तमाम मोस्ट वांटेड कनाडा में मौजूद हैं। एनआईए भारत की, सीबीआई, भारत सरकार कई साल से चीख रही है, कई दशक से चीख रही है कि हमारे मोस्ट वांटेड हमें दे दो। अब ये एक लॉरेंस बिश्नोई जो भारत में सिर्फ गैंगस्टर है, इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी बना दिया मोस्ट वांटेड। क्या इसका गुणागणित है? क्या पॉजिटिव नेगेटिव सब पड़ेगा? मैं सुनना चाहता हूं आपको। संजीव जी, सबसे पहले तो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर इंडिया में, जैसे आपने बताया, अभी सलाखों के पीछे है, वो इंडिया में भी इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त है जहां तक कि मेरी जानकारी है। तो अब जब उसके या उसके हेंचमैन यहाँ पर कनाडा में आकर उन्होंने इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत ही नागवार गुजरा है। तो उन्होंने, जिसे कहते हैं, जब आम बिजनेसेस को, आम कैनेडियन सिटीजन को इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल्स और इस तरह के प्रोटेक्शन मनी की डिमांड आनी शुरू हो गई, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। इसके दो पहलू हैं। पहला, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते ही मल्टीपल एजेंसीज जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, अब वो इस ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेंचमैन के पीछे लग जाएंगी, जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप कह रहे हैं, इनको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और दूसरा पहलू, जिसके अंदर जो भारत में ये गतिविधियां कर रहे हैं, अब भारत को भी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आकर इन पर और कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। जहां तक भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो कि कनाडा में बताए जा रहे हैं उनका सवाल है, और आपने बताया कि भारत काफी सालों से उनकी डिमांड करता आ रहा है कि उन्हें वापस किया जाए, उसके अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये पक्ष रखा जा गया है, जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां तक मुझे सूचना है, कि उनमें से किसी ने भी कनाडा के अंदर किसी भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त वो नहीं रहे हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में ये बात नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई इंडिया में भी गैंगस्टर लग है, और वो और उसके हेंचमैन अब कनाडा में भी उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं कनाडा का पक्ष इसमें थोड़ा भारी नजर आता है। मनीष मेहता साहब, ये आप कनाडा में रह रहे हैं 2 दशक से, उस नज़र से कह रहे हैं सब कुछ भारत और कनाडा को देख के आप मूलतः भारतीय हैं, सिटीजनशिप आपने वहां के लिए एनआरआई हो गए, या दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड दबंग इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर रहे, वो आपका अनुभव बोलना है, या लॉरेंस बिश्नोई जैसे हार्डकोर क्रिमिनल गैंगस्टर, शूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर से आपका करीब 20-25 साल दिल्ली पुलिस में रहते हुए पाला पड़ा, आपका वो एक्सपीरियंस बोल रहा है। कहाँ, किस नजर से आप बोल रहे हैं? जरा सा एक बार थोड़ा क्लियर करें इसको। संजीव जी, जब मैंने दिल्ली पुलिस में सेवाएं की तब लॉरेंस बिश्नोई का कहीं नामो निशान नहीं था। तब गैंगस्टर आपके मित्राओं, नजफगढ़ और उस तरह, और बहादुरगढ़ और उस इलाके के जो गैंगस्टर्स होते थे,
मेरे ख्याल से लॉरेंस बिश्नोई तब पिक्चर में इतना नहीं था। तब मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपने करियर में कभी सुना होगा। लेकिन जो आउटर दिल्ली, बवाना, इस तरह, इस यहाँ तक के जो लोग थे, या फिर जब आपका धौला कुआं रेप केस हुआ, जो पहली बार धौला कुआं रेप केस हुआ था, वो वहां से जो आउटर यूपी वगैरह उस तरह के गैंगस्टर्स से तो हमारा काफी वास्ता पड़ा। पर लॉरेंस बिश्नोई या उसके किसी भी गैंगस्टर से मेरे करियर में मेरा कभी ना तो आमना सामना हुआ, ना कभी हमने इनका नाम सुना। लेकिन हर दशक में हर गैंगस्टर या हर क्रिमिनल की मोडस ऑपरेंडी वही है। मेन क्रिमिनल कभी खुद सामने नहीं आता है। मेन क्रिमिनल हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। उसके हेंचमैन या उसके गुर्गे इस काम को अंजाम देते हैं, और इसी कश्मकश में या इसी सिनेरियो में कुछ लोग उसका नाम लेकर भी उसका फायदा उठाया जाता है। मनीष जी, आपने तो क्लियर कर दिया। और सेम यही लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। वो बाहर नहीं निकलता है, वो शूटिंग करने नहीं जाता है, वो किसी का मर्डर करने नहीं जाता है, वो रंगदारी नहीं मांगता है। लेकिन उसके साथ ही गोल्डी बरार एंड कंपनी जैसे, जो कनाडा, पुर्तगाल, यूएस, यूके, बहुत जगह फैले हुए हैं। कुछ कनेक्टिविटी, इनकी इंटर कनेक्टिविटी जो पाकिस्तान में भी काफी हद तक है, एक नेटवर्क इनका, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, ये सबको पता है। इंडियन एजेंसीज को भी खास तौर से पता है। मेरा सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई कई साल से इसके लोग ऑपरेट कर रहे थे, इसके साथी, कनाडा एंड एट ज्वाइनिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा को ही अपनी क्षणस्थली, कार्यस्थली, कर्मस्थली क्यों बनाया? देखिए, किसी भी क्रिमिनल के लिए सबसे पहले अपनी खुद की सुरक्षा, चाहे वो उसके फिजिकल अपनी सुरक्षा हो, चाहे वो उसके फाइनेंशियल अपने फंड्स की सुरक्षा हो, उसे देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो सबसे पहले वो जगह देखता है जो इन सभी गतिविधियों के लिए उसके लिए सेफ हेवन प्रूव हो सके। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इतनी ज्यादा मल्टीपल एजेंसीज हैं कि किसी भी क्रिमिनल का वहां से बच पाना या क्रिमिनल क्राइम करके निकल जाना बहुत ही मुश्किल है। वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज कनाडा में अभी उतनी मुझे नजर नहीं आई है। यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने के बावजूद जो लॉ एनफोर्समेंट है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान या अभी भी इंडिया में जितना वो इफेक्टिव प्रूव हो रहा है। जहां तक कनाडा गवर्नमेंट का सवाल है या इंडियन गवर्नमेंट का सवाल है, दोनों को मिल बैठकर ही जितने भी क्रिमिनल हैं, चाहे वो इंडिया में के मोस्ट वांटेड हो, चाहे अब वो कनाडा का मोस्ट वांटेड हो, दोनों एजेंसीज को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपस में मिलकर काम करना होगा। क्योंकि मोटिव दोनों एजेंसीज का सेम ही है कि आम जनता को, आम पब्लिक को, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो कनाडा की हो, उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज से सेव किया जाए। मनीष जी, 4-5 साल से कोहराम मचाया हुआ था कनाडा में बैठ के लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर्स, शूटर्स ने, इंडिया में। तो 4-5 साल से कनाडा, कनाडियन एजेंसी, कनाडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, कनाडा गवर्नमेंट, ये सब 5 साल से कहाँ थे? अचानक जब आए, या तो इनको गैंगस्टर तक नजर नहीं आ रहा था लॉरेंस बिश्नोई में, और आया तो पूरे गैंग को टेररिस्ट गैंग, और लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों को, शूटर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को सीधा टेररिस्ट बना दिया। ये 5 साल के गैप के बाद अचानक छलांग बंदर की सी मारी है, कुलाटी, जो कनाडा ने। उसके पीछे क्या गुणा गणित है कनाडा का? संजीव जी, अंडर द करंट, अंडर द ओशन काफी चीजें चल रही होती हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। स्पेशली कनाडा में जब कोई भी वारदात या कोई भी क्राइम होता है तो पृष्ठभूमि में काफी कुछ चल रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इनपुट उनको मिल रहे थे, चाहे वो इंडियन एजेंसीज से, चाहे वो अपने इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज या सोर्सेज से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैनेडियन एजेंसीज उन चीजों को इकट्ठा करके वाटर टाइट
उन्होंने अपना केस बनाया हुआ था। और जब एंड में आकर उनके सिटीजन्स को भी एक्सटॉर्शन कॉल्स और ये सब तरह की गतिविधियां वाले लोग करने शुरू हो गए, तो उन्होंने इस चीज को अंजाम दिया। ये कोई 1 या 2 दिन या 1 या 2 साल का कार्रवाई नहीं की है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने। इसमें उन्होंने काफी एफर्ट और काफी इंटेलिजेंस कलेक्शन की होगी, और उसके बाद ही यहाँ पर उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। मनीष मेहता साहब एक गैंगस्टर है, हार्डकोर क्रिमिनल है, बड़ा गैंगस्टर है इंडिया का, लॉरेंस बिश्नोई। उसको गैंगस्टर रखते हुए ही क्या कनाडा उसके जो कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क्स हैं, जो वहां शेल्टर लिए हुए हैं इसके हेंचमैन, उनको नहीं निपटा सकता था, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था? इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट डिक्लेयर करने के पीछे क्या कैलकुलेशन होगी, मैं जानना चाहता हूं। जहां तक क्वांटम, आप किसी भी गैंग को गैंगस्टर घोषित किया जाए या किसी भी गैंग को टेररिस्ट घोषित किया जाए, ये हर कंट्री का अपने अपने उसके मानक हैं, अपने अपने उसके स्टैंडर्ड्स हैं। पर जहां तक कनाडा का कंसर्न है, मुझे ये लगता है कि आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को इतने बड़े लेवल पर जब एक्सटॉर्शन कॉल और प्रोटेक्शन मनी की डिमांड होनी शुरू हो गई और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग जैसे और अलग अलग तरह की वेपन्स से धमकियां आनी शुरू हो गई, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसे हाई टाइम समझा कि इसे अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। क्योंकि ये कोई 1 या 2 या 10 या 15 लोगों का गैंग जैसे कि आपने ही बताया नहीं है, ये करीब 700-800 लोग इसमें शामिल हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन है। तो फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके बेसिकली उन पर मल्टीपल प्रेशर इतना डाल दिया है अब, कि अब इस इनका सरवाइव कर पाना कनाडा में तो काफी मुश्किल हो जाएगी। मनीष मेहता साहब, क्या जब ये गैंगस्टर था लॉरेंस बिश्नोई कनाडा के रिकॉर्ड में, एजेंसीज की नजर में, वहां की हुकूमत की, गवर्नमेंट की नजर में, तब तक कनाडियन एजेंसीज गवर्नमेंट को ये मौका नहीं मिल पा रहा था या फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी कि इनसे निपट पाए? इतने ताकतवर नहीं थे जो इसको टेररिस्ट बना के घोषित करके, और तब अब पूरा इंटरनेशनल एजेंसीज की हेल्प लेगी, कनाडियन गवर्नमेंट एजेंसीज, तब इससे निपटेंगे, ये वजह थी क्या? वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब आप एक गैंगस्टर और एक टेररिस्ट में फर्क यही है, गैंगस्टर में आपकी जो सीमाएं हैं, जो आपका एक्शन है, बड़ा लिमिटेड स्कोप का हो जाता है, जुरिस्डिक्शन आपकी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिस्ट वाली श्रेणी में आ जाती है, तो उसका जो मॉनिटर करने का है, उनको जो पकड़ने का है, उनको जो कंट्रोल करने का है, वो स्कोप बढ़ जाता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली इस स्कोप को भी बढ़ाया है, और स्कोप के साथ साथ उन्होंने गैंगस्टर लेवल से उसे उठाकर टेररिस्ट वाली श्रेणी में डाल दिया, जिससे कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनका अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर को वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, पर गैंगस्टर को मैनेज करने में कुछ प्रोसीजरल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि जुरिस्डिक्शन बड़ी मैटर कर जाती है। तो एक जुरिस्डिक्शन का, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करने लग जाती है, तो वो गैंगस्टर लांग कर टेररिस्ट की श्रेणी में आ जाता है। देखिए मनीष मेहता साहब, टेररिज्म की तो डेफिनेशन ही दुनिया में एक अलग है आतंकवाद की। ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मनी उगाता है, पैसा, रंगदारी वसूली, सिक्योरिटी मनी ले रहा है। बम ब्लास्ट उसने कहीं नहीं किया, वेपन फैक्ट्री तो इलीगल इसकी है नहीं, कहीं किसी देश में जाके इसने बमबारी नहीं की। कैसे इसको टेररिस्ट साबित करेगा कनाडा? संजीव जी, सिर्फ बम बारी से या कोई वेपन की फैक्ट्री से ही टेररिस्ट नहीं बन जाएगा। अगर कोई भी गैंगस्टर या कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकतों में शामिल पाया जाता है जिससे कि आम आदमी में टेरर
फैलता है या आम जनता में या आम बिजनेस में टेरर फैलता है, जिससे कि उस देश की इकोनॉमी सफर करती है, उस देश का बिजनेस सफर करता है, तो वो टेररिज्म की श्रेणी में लाया जा सकता है। हाँ, ये साबित करना कोर्ट में एविडेंस, वो एक अलग मुद्दा है जिस पे एक अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन प्राइमा फेसाई उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनके लिए काफी मुश्किल उत्पन्न कर दी। क्या ये मुश्किल भारत सरकार के लिए भी खड़ी हो गई है, इसको आतंकवादी घोषित करने के बाद कनाडा के? बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी एक ऑनस आ जाता है कि किसी भी टेररिस्ट, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड रहा है कि किसी भी टेररिस्ट या किसी से भी टेररिज्म की इंडिया में कोई जगह नहीं है, तो उनको अब ये पेपर पे ही नहीं, अब ऑन ग्राउंड भी प्रूव करना पड़ जाएगा, अब ओनस उन पे आ जाए। मतलब अपनी बला उतार के लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे वो इधर इंडिया पे फेंक दिए कनाडियन गवर्नमेंट और कनाडियन एजेंसीज ने। आप ये सीधे सीधे कहना चाहते हैं? आप कह सकते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली ये काम किया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत पहले से ही कर देना चाहिए था। मनीष मेहता साहब, बहुत बड़ा मामला हो गया है टेररिस्ट घोषित होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के। आप डिफेंस के लॉयर अगर मनीष मेहता होते हैं कनाडा में या कहीं भी किसी कंट्री में लॉरेंस बिश्नोई के, तो आप कैसे अपने इस मुवक्किल को बचाएंगे? कहाँ एस्टेब्लिश कर पाएगा टेररिस्ट इसको कनाडा या कनाडियन गवर्नमेंट या कोई अदर कंट्री जहां भी ये इनके गैंगस्टर पकड़े जाते हैं? संजीव जी, किसी भी मामले में जिसके अंदर मेन गैंगस्टर को उसके हेंचमैन से लिंक करना, उसको जोड़ना, ये सबसे बड़ा एविडेंस होता है। तो उसके लिए चाहे वो कनाडा हो या वो इंडिया हो, चेन ऑफ कमांड या चेन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश करना उसका, चाहे वो साइंटिफिक तरीके हों या आजकल जितने भी इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, उनसे एस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल हो जाता है। और काफी, यही चीज काफी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये चीज काफी मुश्किल भी है और ये चीज काफी आसान भी है। तो जो भी कंट्री इस चेन ऑफ कमांड को, इस चेन ऑफ इवेंट को, इस चेन को एस्टेब्लिश कर जाती है विद रिकवरी, तो वो कंट्री उसमें सक्सेसफुल हो जाती है। जहां ये चेन टूटी, वो एविडेंस जीरो हो जाता क्या कनाडा ने आतंकवादी घोषित करके लॉरेंस बिश्नोई के पर और लगा दिए उड़ने के लिए इस गैंग के? खुल के खेलेंगे अब ये? है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको भी विदित होगा कि पुलिस में जब भी किसी गली के बदमाश को कोई भी पुलिस अफसर या कोई भी डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऊपर उसे चढ़ाना होता है, तो उस पे इनाम कई बार, अगर 10,000 है तो उसे 1 लाख कर दिया जाता है। तो जब वो इनाम 1 लाख हो जाता है, तो सारे जितने भी स्टाफ होते हैं, चाहे वो एटीएस हो, चाहे वो स्पेशल स्टाफ हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, डीसीपी का स्पेशल स्टाफ हो, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कनाडा ने बेसिकली ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कर दी है कि उन्होंने टेररिस्ट घोषित करके उसको हर जगह मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ला दिया है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अब मल्टीपल एजेंसीज के रडार पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, और जितने भी इसके हेंचमैन हैं और जितने भी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, वो सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रडार पर आ चुके होंगे। ये घातक कनाडा का कदम जो है, इंडिया के लिए ज्यादा है, देश के लिए, या लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी के लिए? जहां तक इंडिया की बात है, मुझे नहीं लगता कि कनाडा का को ये वाला कदम, इस कदम से इंडिया का कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इंडिया पे एक प्रेशर जरूर आएगा कि लॉरेंस बिश्नोई और उस जैसे जितने भी लोग हैं, उन पे ऑलरेडी जो प्रेशर है उसको ज्यादा इफेक्टिवली माउंट किया जाए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ऑब्वियसली
बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर आ चुका है अब तो, क्योंकि हर देश की एजेंसीज, चाहे वो जहां जहां इनके हेंचमैन हैं, वो उनके रडार पर अब तक ये आ चुके होंगे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव कदम उठाया है। मनीष मेहता साहब, जो लॉरेंस बिश्नोई और जिसके गैंगस्टर शूटर क्रिमिनल्स कनाडा में शेल्टर लिए हुए थे, वो कहते थे हमारे लिए सबसे सुरक्षित कनाडा है, और वहां से फोन कॉल करके भारत वालों से, भारत के बिजनेसमैन से पैसा उगाते थे। अब कनाडा जो शेल्टर था, मांद थी सुरक्षित छिपने की जगह, इस गैंग और इस गैंगस्टर्स के जो शूटर्स हैं, हिंचमैन जिनको कह सकते हैं हम, उन्होंने अपनी एक सुरक्षित जगह खो दी है। अब वो कनाडा में आसानी से पांव नहीं रख पाएंगे क्या? कहीं ना कहीं आपकी ये बात में भी काफी सच्चाई है कि अब काफी ग्राउंड वर्क हो चुका है। और जब ग्राउंड वर्क होने के बाद अब जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम से उनको टर्म कर दिया गया है, तो उस ग्राउंड वर्क के बेस पे ही किया गया है। तो अब उनका यहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मनीष मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जो इंडिया और इसके अमेरिका के जो रिश्ते चल रहे हैं, टैरिफ 50% को लेके बवाल मचा हुआ है, इसके चलते अमेरिका ने कनाडा को उकसाया कि भाई कुछ ऐसा करो जो इंडिया दबाव में आए, क्योंकि अमेरिका चारों तरफ से भारत को घेरने में जुटा हुआ है, भारत उसके हाथ नहीं आ रहा है। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मेरा सवाल ठीक ना हो। मुझे नहीं लगता इसका टैरिफ से होता है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उनको काफी शिकायतें मिली कैनेडियन सिटीजन्स की तरफ से। यहाँ पर जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, चाहे वो पील रीजन हो, चाहे वो यॉर्क रीजन हो, चाहे वो और कोई रीजन हो, जहाँ पर इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल्स और इस तरह की वारदातें हुई हैं, जिनमें से कुछ लोगों को यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने धर दबोचा भी है। तो उस बेस पर वो ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा था, और वो ग्राउंड वर्क जब अब तैयार हो गया है, तो इसलिए उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। मनीष जी, एक बहुत अहम सवाल है, इसके आसपास ही जवाब देने की कोशिश भी करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। क्या कनाडा आसानी से अपने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लॉरेंस बिश्नोई को भारत से छीन के, भारत के जबड़े से निकाल के और अपने कब्जे में ले पाएगा? बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जब तक चेन नहीं एस्टेब्लिश होती, और उसका सबसे बड़ा एक्सक्यूज लॉरेंस बिश्नोई का अभी तक जो मीडिया से भी पता चला है, वो यही है कि मैं वो जेल में बैठा हुआ है, अगर उसके नाम से कोई कुछ कर दे तो वो उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो काफी मुश्किल होगा। बाकी जैसे जैसे एविडेंस आएगा, उसके हिसाब से उस एविडेंस की कोर्ट में क्या वैल्यू होगी, क्योंकि मीडिया ट्रायल होना और कोर्ट में उस एविडेंस की वैल्यू होना, ये दो अलग अलग बातें। कनाडा द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने पे, टेररिस्ट घोषित करने के बाद अब कनाडा के आसपास किन कंट्रीज में, कहाँ ये अपना नया बेस बनाएंगे छिपने के लिए, बचने के लिए? क्यों, अब तो इन्हें कनाडा से ही बचना है और इंडिया से भी बचना है, लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी को। कनाडा और इंडिया ही नहीं संजीव जी, अब इन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड से बचना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब घोषित हो जाता है किसी एक कंट्री में, तो फिर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिसेस और इंटरपोल, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री में अब सेफ हेवन ये ढूंढ पाएंगे। मतलब कनाडिया कनाडा में रह के कैनेडियन से ही वसूली करने का काम लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी पे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। अगर कैनेडियंस को नहीं छेड़ते तो ये वहां चैन से रह सकते थे। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जब तक ये कनाडा में ऐसा कुछ नहीं करते, तब तक काफी मुश्किल था इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना। लेकिन चूंकि इन्होंने कनाडा में और कैनेडियन सिटीजन्स के साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया, तो कैनेडियन गवर्नमेंट को ये सारा जो ग्राउंड वर्क करना पड़ा। और ये ग्राउंड वर्क करने के बाद आप कह सकते हैं इस ग्राउंड वर्क का ये नतीजा, ये रिजल्ट आया। मनीष जी, पुलिस हो या कोई देश हो, अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए कांटे से कांटा निकालता है। क्या कनाडा
कनाडियन गवर्नमेंट, वहां की एजेंसीज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंटी गैंग को लेके उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके और लॉरेंस बिश्नोई को और उसके शूटर्स को काबू करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, चांसेस हैं। किसी भी देश के लिए या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना उनका काम है। तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के कई सोर्सेज हो सकते हैं। तो चाहे वो कनाडा हो या वो इंडिया हो, हर एक इन्वेस्टिगेट हर देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो इस काम को करने में माहिर है। तो मुझे नहीं पता कैनेडियन गवर्नमेंट किस हद तक वो करेंगी, पर जहां तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, तो हमने मेरे कार्यकाल के दौरान हमने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस तरह की इंफॉर्मेशन क्रिमिनल्स के लिए इकट्ठी की हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कनाडा गवर्नमेंट भी ऐसा करे। मनीष जी, भारत सरकार अगर कहीं जवाब देने की स्थिति में आती है, लाई जाती है कि आप जवाब दीजिए, आपके एक टेररिस्ट हमारा मोस्ट वांटेड आपकी जेल में बंद है, तब भारत सरकार कैसे निपटेगी उस परिस्थिति से? मुझे लगता है कि भारत सरकार, जैसा कि उन्होंने डोजियर डोजियर इनको दिए हैं, इसी तरह डोजियर इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत दिए जाएंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटी के मातहत ही दोनों देशों को इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो कैनेडियन गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया जो है, अगर कनाडा इंडिया से लॉरेंस बिश्नोई मांगता है, तो इंडिया जो है वो अपने 10, 15, 20 जो हैं उनको मांग लेगा, जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, वो कहेगा हमें वो दे दो। ये आ सकती है नौबत क्या? आ सकती है, लेकिन एक जो जो भी अलेज्ड खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया कह रहे हैं, उन्होंने कनाडा में क्या किया? उन्होंने कनाडा में कुछ नहीं किया है। जो मेजर इश्यू आएगा, लॉरेंस बिश्नोई ने अगर कनाडा में ये किया तो उसने इंडिया में भी कुछ किया है। पर इंडिया के जो मोस्ट वांटेड हैं, उन्होंने कनाडा में क्या किया है, तो ये भारत को बताना जरूरी हो जाएगा कैनेडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए। नो डाउट इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग, अगर एक कंट्री से कोई मोस्ट वांटेड है उसका डोजियर दिया जाता है, तो अगर इस तरह की कोई ट्रीटी कनाडा और इंडिया में है, तो उन्हें एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स करना पड़ेगा। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑल द एविडेंस, क्या एविडेंस दोनों देशों के पास आता शुक्रिया मनीष मेहता जी। हम स्टेटमेंट हिंदी के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब तक आप बने हुए थे संजीव चौहान हम जुबान के साथ, और सात समंदर पार ऑन्टेरियो कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर और कनाडा के अब सिटीजन, एनआरआई भी कह सकते हैं, और वहां के मशहूर डिफेंस के वकील, क्रिमिनल लॉ। मनीष मेहता साहब, आपने जो जानकारी दी है, सच में आपने दो टूक बिल्कुल बैलेंस बताया है, दुनिया को बताया है कि भाई किसी को टेररिस्ट घोषित करने भर से शोर नहीं मचना चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो उसका इंतजार करना चाहिए। वो है कि अगला कदम क्या होता है। लॉरेंस बिश्नोई टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, ये बड़ी बात नहीं है। इससे कनाडा को क्या नुकसान नफा है और इससे भारत को क्या फायदा है, ये आने वाले वक्त पे निर्भर करेगा। इससे पहले शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। भारत अपनी सोचे और कनाडा अपनी सोचे। दोनों देशों के बीच जो तलखियां बनी हुई हैं लंबे समय से, अब लॉरेंस बिश्नोई क्या उस खाई को और बढ़ाएंगे? ये गैंग और बढ़ाएगा। लेकिन इस सब के बीच कुल जमा भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी के जो बाहर में बाहर शार्प शूटर है, भारत से बाहर, कनाडा आसपास के जहां भी देशों दुनिया में, वो जरूर एक नई मुसीबत में फंस गए हैं, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार के। अगर उन्होंने कैनेडियंस को नहीं छेड़ा होता तो कनाडा में शांति से रहते, लेकिन अब कैनेडियंस से ही जब उगाही करना शुरू किया तो कनाडा की हुकूमत को बैठे बिठाए मौका मिल गया इस गुर्ग को, इस संगठन को टेररिस्ट संगठन, और लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों को आतंकवादी घोषित करने में। और अब पूरा ये संगठन मनीष मेहता जी दुनिया की नजरों में आ गया है, जहां ये मिलेंगे वहां घेरे जाएंगे। ये मुसीबत भारत से ज्यादा लॉरेंस और उसके गैंग के लिए खड़ी हुई है, अगर आप यही कहना चाह रहे हैं। है। बिल्कुल सही फरमाया संजीव जी, आपने पूरी डिस्कशन को जो समराइज किया है, बहुत ठीक किया। शुक्रिया मनीष मेहता साहब, बात करने के लिए धन्यवाद। ऑन्टारियो शुक्रिया संजीव। कनाडा से मनीष थैंक यू। मेहता साहब थे हमारे साथ। नमस्कार।